हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हमारे अतीत सेकंड इतिहास सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अध्याय 5 जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न 1, पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से यह किन मायनों में भिन्न या समान है। उत्तर है, आजकल गांव से शहरों तक अनाज ऊंट गाड़ियों में, बैलगाड़ियों, टेम्पो, ट्रैक्टर ट्रॉलियों तथा ट्रकों से लाया तथा ले जाया जाता है। यह बंजारों के तौर तरीकों से इस रूप में भिन्न है कि बंजारे अनाज और अन्य चीज़ें मवेशियों जैसे कि गाय और बैलों की पीठ पर लाद करके लाते थे। प्रश्न 2, मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। उत्तर है, मुगल लोग निम्नलिखित कारणों से गोंड प्रदेश पर कब्जा करना चाहते थे। जैसे मुगल लोग अपने साम्राज्य का और विस्तार करना चाहते थे। गोंड राज्य गढ़कंटगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने में खासा धन कमाया था। मुगल गोंड प्रदेश पर कब्जा करके उसके बेशकीमती धन और हाथियों को हथियाना चाहते थे। प्रश्न 1, आपके विचारों में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया। उत्तर है, हमारे विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास निम्नलिखित कारणों से किया। जैसे उसकी भूमि उपजाऊ थी तथा उसमें अनेक प्रकार की फसलें जैसे चावल आदि पैदा होती थी। मुगल अपने साम्राज्य का और विस्तार करना चाहते थे। चूँकि अहोम राज्य काफ़ी विस्तृत था, इसीलिए यह राजस्व का भी अच्छा स्रोत था। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कल्पना करें। प्रश्न 1, आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद में अपना निवास स्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है, खानाबदोश समुदाय के जीवन के अनुसार हमें कारवां में हर 3 महीने के बाद में अपना निवास स्थान बदलना पड़ेगा। हमारा कोई स्थायी जीवन नहीं होगा। हमारा जीवन यापन पशुओं के पालने और उनके उत्पादों के विनय पर निर्भर करेगा। हमारी शिक्षा स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं होगी और हमारे व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। फिर से याद करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित में मेल बिठाइए। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में देखिए, गढ़, तो गढ़ का मेल किसके साथ में है, 84। फिर है टांडा, यह है कारवां। फिर है श्रमिक, यह है, इसका मेल है पाइक। उसके बाद है कुल का मेल है खेल। फिर है शिव सिंह, यह है अहोम राज्य। उसके बाद है दुर्गावती, तो दुर्गावती का मेल है गढ़कंटगा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें बीच बीच में रिक्त स्थान हैं। तो इनमें हमें उपयुक्त रिक्त स्थानों को भर करके उनकी पूर्ति करनी है। तो आइए इन रिक्त स्थानों को इनके उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में कहता है कि वर्गों के भीतर पैदा होती हुई नई जातियाँ श्रेणियाँ कहलाती थी। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में हरे रंग से लिखा हुआ है श्रेणियाँ। ख है, बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। फिर ग है कि अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कंटगा में 70,000 गांव थे। घ है, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। प्रश्न 3, सही या गलत बताएं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लेकर के घ तक कुछ वाक्य हैं जिन्हें पढ़ करके हमें ये बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत है। तो आइए उत्तर के साथ में इन्हें देखते हैं। उत्तर में कहता है कि जनजातीय समूहों के पास में समृद्धवाचक परंपराएं थीं।
तो यह स्टेटमेंट, यह वाक्य सही है। ख है, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, तो यह वाक्य गलत है। ग है, गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर के 84 बनता था, तो यह वाक्य गलत है। घ है, भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न 4, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? उत्तर है, खानाबदोश पशुचारकों का जीवन पशुओं और उनके उत्पादों पर निर्भर था, इसलिए वे खेतीहरों को दूध, घी, ऊन आदि देकर के बदले में अनाज, कपड़े और बर्तन लेते थे। आइए समझें। प्रश्न 5, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? प्रश्न 5, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? उत्तर है, अहोम राज्य का प्रशासन निम्नलिखित तरीकों से संगठित था। जैसे नंबर 1, अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। नंबर 2, एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। नंबर 3, एक किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। नंबर 4, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। नंबर 5, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। जनगणना के बाद में सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरण किया गया। इस प्रकार से अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते अहोम प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो गया था। नंबर 6, अहोम राज्य में सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। प्रश्न 6, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? उत्तर है, वर्ण आधारित समाज में आए परिवर्तन। तो नंबर 1, कि वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियों का उभार। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच में नई जातियां सामने आईं। नंबर 2, कई जनजातियां व सामाजिक समूहों को जातियों का दर्जा। कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जातीय समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें नई जातियों का दर्जा दिया गया। नंबर 3, शिल्पियों को जाति के रूप में मान्यता। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों के द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। नंबर 4, जाति सामाजिक संगठन का आधार। अब वर्ण के स्थान पर सामाजिक संगठन का आधार जाति बन गई थी। प्रश्न 7, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? उत्तर है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज निम्नलिखित रूप से बदला। नंबर 1, जनजातीय समाज ब्राह्मणों की सहायता से जातीय व्यवस्था का भाग बन गया। नंबर 2, उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। नंबर 3, प्रमुख जनजातीय परिवार शासक वर्ग विशेषकर राजपूत वर्ग में शामिल हो गए तथा बहुसंख्यक जनजातीय आबादी समाज की छोटी छोटी जातियों में शामिल हो गई। नंबर 4, ब्राह्मण लोगों ने गोंड तथा अहोम राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। नंबर 5, जनजातीय लोगों ने प्राय हिंदू धर्म को अपना लिया, यद्यपि उन्होंने अपनी परंपराओं को भी जारी रखा। आइए विचार करें। प्रश्न 8,
क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? उत्तर है हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि नंबर 1, वे घुमंतू यानी कि खानाबदोश व्यापारी थे और वे व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। नंबर 2, वे एक स्थान पर उपलब्ध सस्ते सामान को खरीद करके दूसरे स्थान पर बेचते थे। नंबर 3, वे ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पादों को अपनी बैलगाड़ियों से शहरों तक लाते थे। नंबर 4, कभी कभी बंजारों को बड़े व्यापारियों के द्वारा व्यापार के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता था। और नंबर 5, वे मुगल सेना के लिए भी अनाज की आपूर्ति करते थे। प्रश्न 9, गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? उत्तर है कि गोंड तथा अहोमों के इतिहास की भिन्नताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। नंबर 2, गोंड इस उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर के बसे थे। नंबर 3, गोंड आग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। नंबर 4, गोंड स्थानांतरित कृषि करते थे, जबकि अहोम स्थानांतरित कृषि नहीं करते थे। नंबर 5, गोंडों का राज्य अहोम राज्य से बड़ा था। नंबर 6, गोंड राज्य बेगार पर निर्भर नहीं था, जबकि अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। नंबर 7, गोंड राज्य मुगल राज्य में मिला लिया गया, जबकि अहोम राज्य को मुगलों ने हराया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मुगलों ने वहां शासन नहीं किया। गोंड तथा अहोमों के इतिहास के बीच में समानताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, गोंड तथा अहोम दोनों ही जनजातियां थीं। नंबर 2, दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। नंबर 3, दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। और नंबर 4, दोनों का ही केंद्रीकृत प्रशासन था। आइए करके देखें प्रश्न 10। एक मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लिखित जनजातियों के इलाकों को चिन्हित करें। किन्हीं दो के संबंध में यह चर्चा करें कि क्या उनके जीविकोपार्जन का तरीका अपने अपने इलाकों की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के अनुरूप था। तो उत्तर है कि आप मानचित्र का अवलोकन करें, यानी कि आप इस मानचित्र को ध्यान से देखें। तो इस मानचित्र में 2 उदाहरण हैं, जिनमें भूगोल उनकी आजीविका के अनुकूल है। नंबर 1, अहोम जनजाति देश के उत्तरी भाग में बस गई, जहां भारी बारिश होती थी। उन्होंने चावल की खेती के नए तरीके ईजाद कर लिए, जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वे बांध और सिंचाई प्रणाली के निर्माण के काम में लगे हुए थे। नंबर 2, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। प्रश्न 11, जनजातीय समूहों के संबंध में मौजूदा सरकारी नीतियों का पता लगाएं और उनके बारे में एक बहस का आयोजन करें। उत्तर है, जनजातीय समूहों अर्थात आदिवासी समूहों के संबंध में आज़ाद भारत में बनी सभी सरकारों की मौजूदा सरकारी नीतियां बहुत ही सकारात्मक रही हैं। जैसे नंबर 1 कि जनजातीय समूहों यानी कि आदिवासी क्षेत्रों का शिक्षा में तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण किया गया है। नंबर 2, इस वजह से जनजातीय समूह या आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। उनकी संख्या सरकारी नौकरियों में बढ़ रही है। सरकार की इस नीति से इन समूहों को बहुत मदद मिली है और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। नंबर 3, इन क्षेत्रों में पानी, बिजली, सड़क आदि की सुविधाएं दी गई हैं। प्रश्न 12, उपमहाद्वीप में वर्तमान खानाबदोश पशुचारी समूहों के बारे में और पता लगाएं। वे कौन से जानवर रखते हैं? वे प्राय किन इलाकों में जाते रहते हैं? तो उत्तर है कि राजस्थान में रहने वाले बंजारा, जम्मू और कश्मीर में रहने वाले गुर्जर बकरवाल और पश्चिमी हिमालय में रहने वाले
गद्दी चरवाहे उपमहाद्वीप में वर्तमान में खानाबदोश पशुचारी समूह हैं। ये खानाबदोश लोग भेड़, बकरी और ऊंट पालते हैं। ये अक्सर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं। तो इस तरह से इस पाठ के हमने सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।